नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं एक जटिल अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करने वाले हैं बिहार के उस दौर की जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता है और उससे जुड़े कुछ बहुत बड़े सवालों की। तो ये शब्द हम सबने सुना है, जंगल राज। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक राजनैतिक नारा है या फिर इसके पीछे कोई ठोस हकीकत भी छुपी हुई है? देखिए, ये जो टर्म है, ये खास तौर पर 1990 से 2005 के बीच के उन 15 सालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब बिहार की राजनीति का केंद्र लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। तो जंगल राज का मतलब है एक ऐसा दौर जिसके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त राज्य में कानून का शासन लगभग खत्म हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन बेहद कमजोर था और क्राइम मतलब अपराध अपने चरम पर पहुंच गया था। अगर उस दौर की एक तस्वीर बनानी हो तो वो कुछ ऐसी दिखती है। किडनैपिंग यानी अपहरण एक इंडस्ट्री बन गया था, जातीय हिंसा बहुत बढ़ गई थी और सबसे खतरनाक, क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस था वो बहुत मजबूत हो गया था। नतीजा, डेवलपमेंट रुक गया और सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ। और देखिए, जब भी उस दौर के भ्रष्टाचार की बात होती है तो एक घोटाला उसका प्रतीक बन गया। बिल्कुल सही, चारा घोटाला। चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर ये था क्या। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो ये सरकारी खजाने को लूटने का एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका था। होता ये था कि पशुपालन विभाग में जानवरों के चारे, दवाओं और बाकी सामान के नाम पर फर्जी बिल बनाए जाते थे और करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाल लिए जाते थे। अच्छा, ये घोटाला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आपको सिर्फ इस एक आंकड़े से लग जाएगा। ये जो रकम है, ये सिर्फ एक ट्रेजरी, चाईबासा ट्रेजरी से, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर निकाली गई थी। असल घोटाला तो इससे कई गुना बड़ा था। और देखिए ये घोटाला कितना बेतुका था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है सरकारी पैसा ऐसी ऐसी चीजों के नाम पर निकाला जा रहा था जैसे भैंस के सिंग पर पॉलिश करने के लिए तेल। जरा सोचिए, ये अपने आप में दिखाता है कि सिस्टम कितना खोखला हो चुका था। खैर, इस मामले में कानून ने अपना काम किया। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया और उन्हें 5 साल जेल की सजा भी हुई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोपों का सिलसिला आगे भी चला। जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री बने, तब एक और बड़ा घोटाला सामने आया, जिसे आज हम लैंड फॉर जॉब स्कैम या नौकरी के बदले जमीन घोटाले के नाम से जानते हैं। तो इसमें आरोप यह है कि ये पूरा खेल कुछ इस तरह से चला। 2004 से 2009 के बीच जब वो रेल मंत्री थे, तब रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां दी गईं। लेकिन इसके बदले में जिन लोगों को नौकरी मिली, उन्होंने कथित तौर पर अपनी जमीनें लालू यादव के परिवार वालों को मार्केट रेट से बहुत ही कम दाम पर ट्रांसफर कर दीं। और ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक सिर्फ पटना में ही 1 लाख वर्ग फीट से भी ज्यादा जमीन कथित तौर पर इसी तरीके से ली गई। इस एक तुलना से पूरा खेल साफ हो जाता है। एक तरफ है मार्केट वैल्यू यानी जमीन की असली कीमत, और दूसरी तरफ है वो कीमत जिस पर जमीन बेची गई, जो कि असली कीमत का सिर्फ चौथा या 5वां हिस्सा थी। फर्क साफ नजर आता है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का अनुमान है कि इस कथित घोटाले से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब जो कमाई हुई, वो करीब करीब 600 करोड़ रुपए की है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि ये मामला अभी अदालत में चल रहा है। इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। और हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दी है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे गंभीर हिस्से पर। यह हिस्सा सिर्फ घोटालों पर नहीं, बल्कि हमारे न्याय के पूरे सिस्टम पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सजा अपराध के अनुपात में थी? जैसे एक मामले में घोटाला हुआ 89 लाख का और जुर्माना लगा सिर्फ 10 लाख का। तो ये एक बहस का मुद्दा है कि क्या ऐसे दंड ऐसे बड़े अपराधों को रोकने के लिए काफी हैं? और यहीं से हम उस सवाल पर पहुंचते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या हमारे देश में न्याय के 2 अलग-अलग पैमाने हैं, एक अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए और दूसरा आम आदमी के लिए? इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ हैं करोड़ों के घोटाले जिनके मुकदमे सालों साल, दशकों तक चलते रहते हैं, और दूसरी तरफ हैं विष्णु तिवारी जैसे आम लोग जो एक झूठे केस में 20 साल, जी हां 20 साल जेल में बिताने के बाद बेगुनाह साबित होते हैं।
या फिर लखन, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 43 साल एक झूठे कत्ल के इल्जाम में जेल में काट दिए। और ये सिर्फ 1-2 मामले नहीं हैं। राजेश कुमार 12 साल जेल में, अनोखीलाल 11 साल, मनोज यादव, सुरेश चौधरी, विजय कुमार भारती, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी के सबसे कीमती साल न्याय के इंतजार में सलाखों के पीछे कट गए, और आखिर में पता चला कि वो तो बेगुनाह थे। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब एक तरफ करोड़ों के घोटालों में इंसाफ की रफ्तार इतनी धीमी हो और दूसरी तरफ बेगुनाह लोग अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजार दें, तो क्या इसे वाकई न्याय कहा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।